हाँ जी, तो कैसे हो आप सभी? राधे राधे। और उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। यार आज का जो हमारा टॉपिक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज ना ये पढ़ेंगे कि जावा के अंदर किसी कोड की एग्जीक्यूशन कैसे होती है। क्योंकि ना अधिकतर लोग कोडिंग तो सीख लेते हैं, सिंटैक्स सभी सीख लेंगे, लॉजिक बिल्डिंग सीख लेंगे, लेकिन ना उन्हें यही नहीं पता कि उनका कोड रन कैसे हो रहा है। अगर किसी ने बेसिक सवाल भी पूछा है ना कि हाँ भाई बताओ, लैंग्वेज तुम्हारी जो है, तुम जावा में करते हो ना, बताओ जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उनकी उसी में भी गीली जाती है। तो हम पहले यही समझते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना कि जावा के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होती है। बाकी चीज़ें तो पढ़ लेंगे, एग्जीक्यूशन तो पता हो कि होगी कैसे। स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, तुम एक सोर्स कोड लिखोगे तुम्हारी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। कोई भी हो सकती है, तुम्हारी जावा हो सकती है, तुम्हारी पाइथन हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है। लेकिन क्या वो चीज़ मशीन डायरेक्टली समझ सकती है? नहीं, क्योंकि मशीन तो एक इडियट है, उसको नहीं आता भाई समझ। शी इज लाइक, सर 01 सर, ओनली 01, हमें सिर्फ 01 पता है और नहीं हमें पता कुछ भी। आप कुछ भी लिख के दे दो, हमें नहीं समझ में आ रहा जब तक वो 01 में ना हो। तो अब क्या करें? हम जावा को कहते हैं भाई मैंने लिख दिया, मेरा काम जो मुझे समझ में आया मैंने लिखा, अब तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम इसको कन्वर्ट करो, मशीन कोड में बना के दो, मुझे मेरा प्रोग्राम चलना चाहिए। जावा कहती है ठीक है सर, हम ये भी कर देंगे आपके लिए, इतना सब कुछ तो कर ही रहे हैं। तो जावा क्या करती है, आपकी फाइल को कंपाइल कर देती है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर चेक करेगा कि आपने जो लिखा है सही भी लिखा है या नहीं लिखा, कुछ भी लिख के भेज दिया। कंपाइलर क्या करेगा, तुम्हारा कोड लेगा, लाइन बाय लाइन जाएगा, पढ़ लेगा सब कुछ। अगर उसमें कुछ गलती होगी तो किसी किताब में लिख लेगा, अच्छा इतनी इतनी गलतियाँ आई हैं इस बंदे की, तो पूरा पढ़ने के बाद भेज देगा कि ये लो तुम्हारी गलतियाँ ठीक करके लाना, फिर बात करेंगे। लेकिन अगर तो वो हुआ सही तो ठीक है, तुम्हारा जो भी है कोड वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या मशीन को बाइट कोड समझ आ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, मशीन को बाइट कोड भी समझ नहीं आएगा। क्योंकि मशीन कोड जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज के बीच में ही कहीं जाके रहेगी। ना तो वो कम्प्लीटली 01 में है और ना ही वो कम्प्लीटली ऐसी है कि ह्यूमन उसको पढ़ के ऑल्टर भी कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इसमें क्या करते हैं, फिर हम कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें तुम्हारा कोड कहीं पे भी रन करना है, जावा का कोड, तो तुम्हारे पास होना चाहिए जेवीएम। जेवीएम क्या है? जेवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके पास खुद का ही एक और कंपाइलर, मान लो खुद का ही एक और, जो कि उसके पास तो इंटरप्रेटर है, वो तो लाइन बाय लाइन चलेगी। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क क्या है? कंपाइलर जो है पहले पूरा कोड देखेगा, सही है तो ठीक है, नहीं है तो एंड में जाके कहेगा इतनी सारी गलतियां ठीक करके लाना। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर अच्छा है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलेगा। तुम्हें पहली लाइन में ही गलती मिल गई ना, तो जी तुम्हारी पहली लाइन गलती है, ठीक करके आना, फिर बात करेंगे। चलो पहली लाइन सही कर दी, तीसरी चौथी पांचवी छठी 10वीं 12वीं 50वीं पे आ गई, यहाँ गलती आई जी, ये गलती ठीक करके लाओ। वो तुम्हें पॉइंट भी बताती कि यहाँ गलती आई है, ठीक कर लेना। लेकिन कंपाइलर के केस में ऐसा नहीं होता। कंपाइलर पहले पूरा रन करेगा, गो थ्रू करेगा, ये बताएगा जितनी गलतियां ठीक कर लाना। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलेगा, जहां गलती मिलेगी वहीं टोक देगा। तो अब वो क्या होता है, बाइट कोड तुम्हारे इंटरप्रेटर के पास जाएगा, वो लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करेगा और उसको 01 में कन्वर्ट करके तुम्हें दे देगा। अब ये चीज ऊपर ऊपर से तो ऐसी है, डीप डाउन अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि भाई जेवीएम आपने कह तो दिया भैया कि जेवीएम है क्या, बताओ तो। चलो जेवीएम में देखते हैं। पहले ये लाइनें पढ़ लो। तुम्हारा बाइट कोड डायरेक्टली रन नहीं हो सकता किसी भी मशीन पे, तुम्हें उसको रन करने के लिए जेवीएम ही चाहिए। और तुम्हारा बाइट कोड हमेशा, या फिर तुम्हारा सोर्स कोड, मान लो तुम सोर्स कोड से बात करते हो, तुम्हारा सोर्स कोड सिर्फ तभी रन कर सकते हो अगर तुम्हारे पास जेवीएम पड़ा हो, जेआरई पड़ी हो। अदरवाइज तुम अपना कोड रन नहीं कर सकते किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। यही वजह है कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हमने फीचर्स में पढ़ा था कि अगर मैं विंडो में भी लिख रहा हूँ तो मेरा कोड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चल जाएगा। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में नहीं होता। कुछ लैंग्वेजेस में क्या है कि ये बाइट कोड का जो स्टेप है ना, ये है ही नहीं। वो क्या करती हैं, सोर्स कोड लिया डायरेक्ट कंपाइलर से मशीन कोड, उनके लिए ये चीज़ ऐसे चलती है, यहाँ से डायरेक्ट ये मशीन कोड, उनके लिए ये है। लेकिन जावा क्या करती है, देखो हमें बनानी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हम नहीं चाहते कि हमारा जो यूज़र है, जो हमारी लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो बार बार अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फिर से लिखता रहे। तो इन्होंने बना दिया बीच में बाइट कोड जो इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा। अब जिस भी मशीन के अंदर जेवीएम है वो रन कर सकती है उस बाइट कोड को। ये बाइट कोड जेवीएम अपने आप इंटरप्रेट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े अलग तरीके से मशीन कोड को पढ़ती है, या वो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसको हम बाद में समझेंगे कभी। तो एक बेसिक बात कि जावा जो है बाइट कोड बना रही है, दूसरी लैंग्वेजेस
डायरेक्टली मशीन कोड ही बना रही थी, वो डायरेक्ट EXE फाइल ही बनाती थी, जिसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाती थी। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, मोर अबाउट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसमें क्या है देखो, इट मीन्स दैट बाइट कोड कैन रन ऑन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने विंडो पे लिखा है तो वो लिनक्स में भी चलेगा, वो मैक में भी चलेगा। लेकिन अगर मैं बाइट कोड बनाता है ना, अगर मैं डायरेक्ट मशीन कोड बनाता ना, तो हो सकता था कि जो मेरी विंडो के अंदर कोड लिखा गया, उसने जो मशीन कोड बनाया, जो .exe फाइल बनाई है, वो सिर्फ विंडो में ही चलेगी, उसको तुम लिनक्स पे नहीं चला सकते, उसको तुम OS पे नहीं चला सकते, उनके लिए अलग चीजें होती हैं। नीड्स, अगला क्या है देखो, नीड्स टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू द मशीन कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन कोड ही समझ आ रही है, उसको नहीं समझ आ रहा ना बाइट कोड क्या है। अगला क्या है, कंपाइलर हेल्प्स इन डूइंग दिस टर्निंग इनटू द एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब मशीन कोड की बात हो रही है। अगला, आफ्टर कंपाइलिंग C++ कोड वी गेट .exe फाइल विच इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। देखो मैं इनकी बात कर रहा था, C और C++ का कोड जब भी कंपाइल होता है वो डायरेक्ट EXE फाइल बना रहा है, वो क्लास फाइल नहीं बना रहा, यानी कि वो बाइट कोड नहीं बना रहा, वो डिपेंडेंट लैंग्वेजेस हैं। इन जावा वी गेट बाइट कोड, JVM कन्वर्ट्स दिस टू मशीन कोड। अब बार बार JVM आ रहा है, JVM है क्या, उसके ऊपर भी लिखा हुआ भाई, JVM भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे कवर करते हैं कि JVM से पहले भी ना दो चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। हाँ, ये चीज जरूरी है कि तुम्हारा जो JVM है ना, वो तुम्हें JDK के साथ मिलता है। तो JDK जब तुम डाउनलोड करोगे, विंडो की अलग आती है, OS की अलग आती है, लिनक्स की अलग आती है, तो JVM तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। JVM का ये काम है कि जो भी अब मेरे पास बाइट कोड आएगा जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बाइट कोड बीच में ही कहीं पे है ना, तो वो प्रॉपर मशीन का है ना, वो प्रॉपर ह्यूमन रीडेबल है, तो इसको मुझे रन करवाना है, तो मैं बाइट कोड मेरे पास आ गया, अब मैं इसको अपने आप मेरी मशीन के हिसाब से कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, अब ये देखो, ये एक डायग्राम है, रफ तो क्या ही है, तो हम कहते हैं डाउनलोड JDK। JDK क्या है, JDK का मतलब है जावा डेवलपमेंट किट। उसके अंदर तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक JRE मिलता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, कि जब भी तुम तुम्हारा कोड रन कर रहे हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए कि हाँ इस एनवायरनमेंट में करूँगा यार, इसमें मज़ा आ रहा है काम करने में, मुझे लाइटें चमकती हो, टिमटिमाती, ऐसा कुछ नहीं है। JRE सिर्फ जो मशीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो प्रोवाइड करने में काम करता है। साथ में डेवलपमेंट टूल्स, कई लाइब्रेरीज हो गए, डेवलपमेंट टूल्स, जैसे तुम्हारा बेसिक सिंटैक्स यार, जो तुम लाइन सिंटैक्स वगैरह यूज करने वालों, वो सब प्रोवाइड तुम्हें JDK ही करवा के देती है। डीबगर हो गए, कंपाइलर हो गए, वो सब JDK का काम होता है तुम्हें प्रोवाइड करवा के देना। अब JRE क्या है, JRE में JVM है और कुछ लाइब्रेरी क्लासेज हैं, लाइब्रेरी ग्रुप्स ऑफ क्लासेज, जिसके अंदर तुम प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस मिल जाते हैं जिनको यूज करते हैं और मौज मारते हैं हम। अब JVM क्या है, JVM ये मेन चीज है। JVM के पास होती है दो चीजें, एक होती है जस्ट इन टाइम और बाकी वो खुद JVM जो है। अब ये दोनों क्या है, जस्ट इन टाइम क्या है भाई, एक अभी तक तो JVM ही नहीं समझ आ रहा था, अब इसमें जस्ट इन टाइम भी आ गया, देखते हैं। अब JDK समझो पहले क्या है। JDK नाम सजेस्ट जावा डेवलपमेंट किट, कि मतलब कोई काम डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो ये करके देगा हमें। अब क्या है, तुम्हें एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा रन करने के लिए, तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेंगी फाइल, तुम्हें कंपाइलर्स मिलेंगे, तुम्हें सिंटैक्स लिखना आना चाहिए, वो सब JDK हेल्प करता है तुम्हें लिखने के अंदर। जैसे हम लिखने जाएंगे system.out.println, सॉरी, तुम्हें प्रिंट करने में काम करता है। अब स्कैनर क्लास का फंक्शन वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या चीज़ है, वो सब तुम्हें JDK प्रोवाइड करके देती है। हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। अब क्या क्या होता है, डेवलपमेंट टूल टू प्रोवाइड एनवायरनमेंट टू डेवलप योर प्रोग्राम, डेवलपमेंट टूल मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे जिसकी जरूरत पड़ेगी। JRE टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अब JVM JRE के अंदर है तो इसलिए ये कहते हैं कि हमें JRE मिलेगी, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। एक क्या है, कंपाइलर मिलेगा, जो भी सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में बना रहे थे वो कंपाइलर मिलेगा, जो कि जावा में जावा सी के नाम से आता है। तुम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जब भी अपने कोड को वो करने लगोगे ना, बाइट कोड में कन्वर्ट, तो तुम्हें जावा सी और जो भी तुम्हारी फाइल का नाम है वो लिख के देना पड़ता है। एक आर्काइवर फाइल्स मिलती हैं, अब कुछ लोग आर्चिवर भी कहते हैं, जैसे जो भी प्रोनाउंसिएशन देख लेना तुम। जार फाइल्स क्या होती हैं, जार फाइल्स ना कंप्रेस्ड फाइल्स की तरह समझो। जेड आर्चिवर नाम की एक वो आती थी पहले बहुत टूल, तुम अपनी कंप्रेस्ड फाइल्स को वो कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे और दूसरी चीजें। जार फाइल बेसिकली पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोड है। हालांकि अब जार फाइल का इतना लोग यूज कम ही करते हैं, क्योंकि मेवन आ चुका है, मेवन के अंदर तुम डिपेंडेंसी डालते हो, वो अपने आप ही तुम्हारी जो भी तुम आईडी यूज कर रहे हो डाउनलोड कर लेता है। तो ठीक है, कुछ मिलता था मान के चलो। डॉक्स जनरेटर है और इंटरप्रेटर लोडर है, समझेंगे धीरे धीरे।
अब JRE क्या है, ये है अच्छी चीज। इट इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू ओनली रन द प्रोग्राम। JRE सिर्फ तुम्हारा प्रोग्राम रन कर सकता है, तुम JRE की हेल्प से प्रोग्राम लिख नहीं सकते। अगर तुम्हें प्रोग्राम लिखना है तो तुम्हें JDK ही चाहिएगा भाई। JRE तुम्हारे सिर्फ प्रोग्राम जो भी तुम्हारे पास बाइट कोड है उसको रन करके दे देगा कि चलो मुझे दो, मैं रन कर दूंगा, तुम जाओ अपना, तुम्हारा काम हो गया। अब क्या है इसके अंदर, क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, होती है डिप्लॉयमेंट कैसे होगी उस कोड की, यूजर इंटरफेस टूल किट। जब भी हम यूजर इंटरफेस वगैरह की GUI बनाएंगे AWT वगैरह का हेल्प करके, उसकी जितने भी टूल किट्स होती हैं वो प्रोवाइड करके देता है। कई लाइब्रेरीज जो इंटीग्रेट होने वाली है उनकी प्रोवाइड करके देता है, बेस लाइब्रेरीज JVM। अब JVM है JRE के अंदर, अब समझ आ रही है। JDK प्रोवाइड करता है JRE और अदर टूल किट्स जो इसकी हमें जरूरत पड़नी है। JRE क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो भी तुम्हें चीजें चाहिए वो तुम्हें ला के देगा। मेरे कोड के अंदर कुछ भी और चीजें थी, जैसे कनेक्ट करना था मुझे डेटाबेस के साथ, तो वो सब काम मुझे JRE करके देता था कि ठीक है ये काम मेरा है, ये मैं संभाल लूंगा, बाकी तुम देखते रहो तुम्हारा। अब क्या है, जब भी तुम्हारी फाइल जो है वो डॉट क्लास यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुकी है, अब क्या, अब कहेगा ठीक है जी रन तो करना है ही, अब प्रोग्राम को रन तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, भेज देगा JVM के पास। अब JVM बुलाता है इंटरप्रेटर। JVM कहता है चलो लाइन बाय लाइन चलो, मशीन कोड में कन्वर्ट करते रहो। अब JIT क्या करती है, देखो जे इंटरप्रेटर चल रहा है धीरे 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 मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। JIT क्या करती है, मशीन कोड जो है ना कि भाई बार बार ये फंक्शन कॉल हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, कुछ यूजफुल ही है शायद से, तो ना वो एक काम करता है कि ठीक है ये मशीन कोड है ना, इसकी कॉपी साइड में रख लेता हूँ, क्या तो जरूरत पड़ जाए। फिर जैसे ही वो कोड फिर से रन होने वाला होता है ना कि उसकी फिर से जरूरत पड़ती है, तो JIT कहती है कि ये लो पहले से बना के रखा मैंने, तुम थोड़ी बहुत चेंजेस करने हैं करके कर लेना। JIT का इतना काम होता है कि वो पहले से ही बना के रखता है कुछ चीज़ों का मशीन कोड जो बार बार हो रहे हैं ना। कुछ ऐसा कोड है कि यार ये चीज़ फिर से कन्वर्ट कर दी मैंने, ये फिर से कर दी, तो क्या ठीक है ये हॉटस्पॉट है भाई, इसको संभाल के रखो, ये बार बार मांग रहा है ये बंदा। देखो JVM की एग्जीक्यूशन क्या है, इंटरप्रेटर आएगा लाइन बाय लाइन चलेगा। व्हेन वन मेथड इज कॉल्ड मेनी टाइम्स इट इंटरप्रेट अगेन एंड अगेन, वो उसको बार बार करेगा भाई, उसको तो काम ही है। अब JIT क्या करता है, फॉर रिपीटेड मेथड्स JIT प्रोवाइड डायरेक्ट मशीन कोड कि ये लो तुम्हारा काम हो गया। और एक चीज और करता है JVM, जैसे कोई भी चीज है ना, दो मेमोरी होती है स्टैक और हीप, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या करते हैं कि वैल्यू जो मैंने वेरिएबल दिया वो अलग जगह स्टोर होता है और उसकी एक्चुअल वैल्यू कहीं और स्टोर होती है। अगर मैंने इसकी वैल्यू कोई और कर दी, मान के चलो ये इसकी करंट वैल्यू थी, मैंने इसकी नई वैल्यू दे दी ये, अब ये जो वैल्यू है ये तो वेस्ट पड़ी है, तो जावा क्या करती है ऑटोमेटिकली, चल बाहर चल तेरा काम नहीं है, स्पेस खाली कर, कोई और आएगा उसको भी देनी है मैंने, तो उसको फेंक देता है। गार्बेज कलेक्टर वो काम करके देता है कि मेमोरी स्पेस मैनेजमेंट करके देता है। मेमोरी मैनेजमेंट में गार्बेज कलेक्टर यूज होता है। ओह, अब देखो कंपाइल टाइम और रन टाइम इनमें होता क्या है, इन दोनों को समझने से पहले स्टैक और हीप ये दोनों चीजें समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये देखो स्टैक एंड हीप। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो लीफों के ऊपर काम करता है कि जो चीज लास्ट में आएगी वो सबसे पहले बाहर जाएगी। बेसिकली स्टैक का काम होता है रेफरेंस वैल्यूज को स्टोर करना, मेथड आ रहे हैं उनको स्टोर करना, उनकी एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं करता। मैंने जो वैल्यू डिक्लेयर की थी ना कि वह इंटीजर ए, स्ट्रिंग नेम और बुलियंस ट्रू, बुलियंस लॉजिक वगैरह जो भी नाम है, जितने भी वेरिएबल्स के नाम है ना वो स्टैक के अंदर स्टोर होंगे, इसके अंदर स्टोर होंगे। वो यहाँ पे इसको एक एक करके स्टोर कर लेगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई जो उसकी वैल्यू है ना वो हीप के अंदर स्टोर होती है, भूस के ढेर में पड़ी है ऐसे मान के चलो। देखो जैसे अगर कोई वेरिएबल है ना, इसकी वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू है 6 मान लो, तो ये करता है ये डायरेक्टली सिर्फ इसकी एक रेफरेंस बनाता है कि ये जो है ना ये इसको पॉइंट करता है। और मान लो कोई और वैल्यू भी है जिसकी वैल्यू 6 हो, तो जावा क्या करता है बी, अच्छा तुम्हारी वैल्यू भी 6 है तो एक काम करो तुम BC को ही पॉइंट कर लो, मैं बार बार तुम्हारे लिए अलग नहीं बनाऊंगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो ना कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो दोनों अलग अलग ही चाहिए, तो उसके अंदर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम कीवर्ड यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड। वो क्या करके देता है कि अच्छा ये 6 है ना, इसकी एक कॉपी बना लो, तुम अलग को कर लेना भाई, तुम्हें अलग चाहिए, अरे एक काम करो बी, तुम्हें अलग चाहिए तुम अलग को करो, ये अलग को कॉल करे। तो इनकी वैल्यू तो सेम है लेकिन इनका रेफरेंस सेम नहीं है।
अब ये अलग जगह पे रेफरेंस है, इसका रेफरेंस ये रहा, इसका रेफरेंस ये रहा, इन दोनों का रेफरेंस तो सेम नहीं रही ना। तो यहाँ पे सिर्फ आपका वेरिएबल का नाम स्टोर होता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू हीप के अंदर स्टोर होती है। तो देखो इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इट स्टोर आइटम दैट हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, जिसकी लाइफ बहुत शॉर्ट हो, सच एज मेथड, वेरिएबल्स एंड रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इट स्टोर ऑब्जेक्ट एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसका काम है जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी रन टाइम एनवायरनमेंट के टाइम पे जरूरत पड़ेंगे इनको स्टोर करने की। ये चीज हीप आपकी यूज भी तभी होती है, आपका कोड जब रन होता है ना उसके कई प्रोसेस होते हैं। जैसे पहले तो चलता है कि कोड की जितने भी मुझे डिक्लेरेशन है ना उनकी अलग से बना के रख लो, कंपाइल टाइम में उनको बना के रखो कि ठीक है इन इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, इनको लिख लो, शॉर्ट नोट बना लो एक। जब भी वो चलने लगते हैं ना फिर उनको मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए। अच्छा ए को आप एक ये वैल्यू दे दो, बी को ये वैल्यू दे दो, सी को ये वैल्यू दे दो। उसके बाद फिर हो जाता है मेथड पे, फिर वो देखता है अच्छा जी मेथड ने क्या क्या किया, मेथड ने ये किया है, इसको इसकी जरूरत है, यहाँ से ये उठा लो, इसकी यहाँ से ये वैल्यू उठा लो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब तुम इसको डीप में पढ़ने जाओगे ना तो मेमोरी मैनेजमेंट सीखोगे, जब बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, टॉपिक से नहीं हटते, टॉपिक पे रहते हैं। तो स्टैक क्या करता है, स्टोर मेथड, लोकल प्रिमिटिव वेरिएबल्स एंड रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट इन हीप। जो भी ऑब्जेक्ट हीप के अंदर पड़ा है उसके रेफरेंस स्टोर करता है। फॉलोज लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी चीज लास्ट में आएगी वो सबसे पहले जाएगी। इसको ऐसे मान के चलो हमने प्लेट के ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट रख ली, जो प्लेट सबसे आखिरी में आई थी ना वही सबसे पहले जाने वाली है। ईच थ्रेड हैज इज ओन स्टैक। जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे ना तब तुम्हें समझ आएगा कि ईच थ्रेड हैज इज ओन स्टैक का मतलब क्या है। तुम्हारा कोड जो एक थ्रेड के थ्रू रन होता है वो फर्स्ट लाइन से चलती है एंड तक जाती है, उसका एक बेसिक इतना ही काम होता है। तो इसको ऐसे देखो यार तुम कि जब वो चीज वहां पे जा रही है, एक जब वो चीज जो थ्रेड है जब वो स्टार्ट होती है वहां से वो एंड तक जाएगी, धीरे 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 वो एंड तक जाती रहेगी। लेकिन जब तुम एक नई थ्रेड क्रिएट करते हो तो वो क्या करती है, एक नया स्टैक बना दो कि इसके अंदर जो अलग इसके मेथड है वो अपने आप ये चलाती रहेगी, मेरा काम है इसको संभालना तो मैं इसको ही संभालूंगी, इसका काम अलग है। मल्टी थ्रेडिंग में और अच्छे से समझ आएगा। तो इतना सा ही काम होता है। दूसरा क्या है, हीप। इट स्टोर ऑब्जेक्ट्स एंड जावा रन टाइम एनवायरनमेंट stores object and their actual value managed by the garbage collector in Java shares along all the thread। जितने भी थ्रेड है वो हीप मेमोरी को यूज करने वाले, क्योंकि अब वैल्यूज एक जगह ही पड़ी है, सारे रेफरेंस अलग अलग जगह हो चुके हैं लेकिन उनको पॉइंट तो एक ही जगह करना, सामान तो वहीं से उठाना पड़ेगा सारा। तो सभी थ्रेड्स के लिए हीप मेमोरी सेम रहती है लेकिन हर थ्रेड के लिए उसका स्टैक अलग होता है। क्योंकि अब देखो मेथड को कंट्रोल करना है तो वो एक थ्रेड का काम है, तो वो क्या करेगी, ये मेन मेथड चल रहा है, इसके ऊपर आया नया मेथड, जब तक ये मेथड कंप्लीट नहीं होएगा वो इस मेथड पे काम नहीं करेगी। जैसे ये मेथड हटा तो इस मेथड पे काम करेगी। लेकिन अब उसमें क्या होता है मल्टी थ्रेडिंग में, ये मेथड है, ये मेथड क्या करता है नई थ्रेड को इन्वोक कर देता है। तो अब इसका एक अलग मेन मेथड चल रहा है, ये मेन मेथड उस थ्रेड का चल ही रहा है, तो ये चीजें ऐसे एग्जीक्यूट करने स्टार्ट। अब इसका अलग से स्टैक है, अगर इसमें कोई और फंक्शन आएगा तो वो इसके ऊपर चल जाएगा, वो इसके ऊपर चलेगा, फिर ऊपर 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 करते रहेंगे। ऐसे चलती है स्टैक के अंदर वो चीजें। ठीक है, अगला देखो, अगर रन टाइम में क्या होता है, रन टाइम में 5 स्टेप्स हैं। पहले तो क्लास लोडर, जितनी भी तुम्हारी क्लास है वो सभी लोड होंगी, उनमें क्या क्या चीजें हमको पढ़ा जाएगा। फिर क्या है, बाइट कोड वेरीफाई होगा कि तुम्हारा जो बाइट कोड है वो सही भी है या नहीं है, कि कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। फिर उसको इंटरप्रेटर आएगा, इंटरप्रेट करता जाएगा धीरे 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 धीरे। फिर चलो उसका रन टाइम शुरू कि भाई चलो अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। अब जैसे जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होएगी तुम्हारी वैल्यू जो है 0 1 की है वो क्या होंगी, हार्डवेयर के पास जाने स्टार्ट करेगी कि हार्डवेयर तुम्हारा काम है कि तुम्हें अब इनपुट लेनी है, चलो इनपुट लो, मैंने इनपुट डाल दी। हार्डवेयर तुम्हारा काम है तुम्हें स्क्रीन पे दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाओ, हो गया। हार्डवेयर तुम्हारा प्रोसेसर तुम्हारा काम है भाई ये करके दो, सीपीयू तुम्हारा काम है करके दो, माइक तुम्हारा काम है करके दो। वो सब हार्डवेयर कंट्रोल करते रहेंगे, वो रन टाइम में चलता रहेगा। तो जेवीएम कैसे वर्क कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। जब जेवीएम इतना ही जरूरी है, जेवीएम क्या करता है, लोडिंग करता है, डॉट क्लास फाइल को पढ़ेगा, बाइनरी डाटा में क्रिएट करके दे देगा। चलो अगला क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इज क्रिएटेड इन अ हीप। जो भी इसका ऑब्जेक्ट होगा वो हीप के अंदर होगा, क्योंकि अभी भी हमने समझा कि जो एक्चुअल वैल्यूज है वो हीप के अंदर रहती हैं, जो रेफरेंस वैल्यूज है वो स्टैक के अंदर रहती हैं। अब इनकी लिंकिंग होती है। जेवीएम वेरीफाई करता है कि जितनी भी डॉट क्लास फाइल यूजिंग बाइट कोड वेरीफायर
कि वेरीफाई करता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है ना, फिर उनकी मेमोरी को एलोकेट कर देता है फॉर वेरिएबल्स। जो भी उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हैं, जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको एलोकेट करता है कि ये हीप में इसके पास पड़ी है, ये हीप में इसके पास पड़ी है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब क्या है, इनिशियलाइजेशन। अब उनकी वैल्यू एक्चुअल में उनको मिल जाती है। ए को जो मैंने वैल्यू दी थी, ये रही इसकी वैल्यू, ये है ए, दोनों को कह दो कि ए ये तेरी वैल्यू अपने पास रखी हो, इसका पॉइंटर तो संभाल के रख। जेवीएम कंटेन करता है स्टैक और रीड मेमोरी की पूरी एलोकेशन। ये एक बेसिक जावा का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो इसको एक बार फिर से ऊपर से ही जस्ट एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि क्या है। जावा कोड आएगा, जेडीके की हेल्प से हम लिखेंगे, जेडीके कंपाइलर बुलाएगा, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करके दे देगा। अब बाइट कोड क्या करेगा, वो जाएगा जेवीएम के पास, जेआरई जो जेवीएम को कंटेन करता है जाएगा जेवीएम के पास, जेवीएम उसको फिर कंटेन करेगी कि चलो ठीक है इंटरप्रेट करो और मशीन कोड में कन्वर्ट कर दो। मशीन कोड बना, मशीन कोड डायरेक्टली एक्सेस होगा उनसे, मशीन और हार्डवेयर से। तो इस तरीके से एक पूरा जो है जावा का प्रोग्राम रन करता है। अब ये समझते हैं कि यार ठीक है, जावा का प्रोग्राम रन तो हो गया, करेंगे कैसे, लिखेंगे कहाँ पे। देखो, अगर तुम लिखने की बात करें तो तुम आईडी डाउनलोड करोगे, वो तुम्हारी खुद की हेल्पफुल है कि तुम्हें कोड लिखने में मजा आएगा, आसान हो जाता है। लेकिन अगर तुम ये कहो ना कि आईडी डाउनलोड नहीं करते, कुछ अलग बताओ, तुम नोटपैड पे भी खुद का कोड लिख सकते हो, नोटपैड पे कोड लिख लो। लेकिन हाँ, तुम्हें कंपाइल करने के लिए फिर से कंपाइलर चाहिए जो कि जेडीके प्रोवाइड करके देगा। तो कुछ टूल्स हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे एक टूल तो है आपका जेडीके, तुम्हें चाहिए डेवलपमेंट की, तुम्हें कोड लिखना है, तुम्हें कोड रन करना है, तुम्हारा जेआरई चाहिएगा, वो सब तुम्हें जेडीके के अंदर मिल जाएगा। दूसरा, तुम्हें एक आईडी चाहिए जिसके अंदर कोड लिखने में मजा आए तुम्हें। चाहो नोटपैड भी लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी खुद की है। कुछ कंपनियां तो तुम्हें नोटपैड पे भी लिखवाएंगी भाई, जब पेपर देने जाओगे, जब भी राउंड होगे तो कुछ तो कह देते हैं कि चक्का वो आ जाए, हायर मेरे जैसा आ जाए। ए भाई, मेरे को नहीं चाहिए इस पे, उस पर लिख के दे नोटपैड में, तो वहाँ देखूंगा फिर तुम्हें याद भी है या नहीं। यहाँ पे तो ठीक है, तुम आईडी में लिखोगे system.sout लिख दोगे, system.out.println लिखा जाएगा, नोटपैड में थोड़ी आएगा, पूरा पूरा लिखोगे। तो वो चीज़ें हैं, देखो वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। उनकी जितनी भी वो करनी होगी ठीक, वो हम कल के लेक्चर में कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, जेडीके डाउनलोड करनी है, गूगल पे जाओ, लिखो ओरेकल जेडीके डाउनलोड, पहले लिंक पे जाना ओरेकल के, और नीचे स्लाइड करोगे तुम्हें ये दिख जाएगा, लिनक्स के लिए चाहिए, मैक ओएस के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए, जो भी तुम्हारा है उस पर जाओ। मेरे केस में विंडो है, विंडो पे जाओ, और ये जो भी तुम, अब मेरे केस में 64 बिट इंस्टॉलर आ रहा है, किसी में 32 है, जैसे भी है उसको डाउनलोड करो, लिंक पे क्लिक करके ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें चाहिए एक और चीज़ कि हम लिखेंगे इसमें आईडी, हम यूज़ करेंगे इंटेलिजी। भाई देखो, जावा के लिए सबसे जो बेहतरीन चुम्मेश्वरी जो है ना आईडी, वो इंटेलिजी आईडी है। मुझे पैसे नहीं मिल रहे बोलने के, मैं बोल रहा हूँ। और भी बहुत सारी, तुम्हें नेटबीन्स यूज़ करनी है, तुम्हें एक्लिप्स यूज़ करनी है, तुम करो। लेकिन जो फील आती है ना भाई इसमें लिखने में, अलग है। हालांकि हम उसका भी यूज़ करने वाले हैं, एक्लिप्स का। डाउनलोड पे जाओ, अब देखो यहाँ पे है 2 एडिशन, एक तो है अल्टीमेट एडिशन और एक है कम्युनिटी एडिशन। हमें डाउनलोड करना है कम्युनिटी एडिशन। अल्टीमेट एडिशन के अंदर तुम्हें सर्वर के साथ वेब का काम करना हो, जावा के हेल्प से स्प्रिंग बूट यूज़ करनी हो, और सर्वर डेटाबेस इन सब के साथ कनेक्ट करना हो, तो पहले से ही प्लगइन्स मिल जाते हैं, वो अल्टीमेट के अंदर होता है। लेकिन कम्युनिटी एडिशन के अंदर उतना सब कुछ नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ बेसिक कोड लिखना होता है। अभी हम वैसे बिगनर हैं, हमें वही चाहिए, तो जाना डाउनलोड EXE, और कई मैक के लिए अलग है, जो भी तुम्हें चाहिए जिप EXE डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट, और उस पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना, डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इनकी जितनी भी वो होगी कि सेटअप कैसे करना है, वो हम कल करेंगे अगले लेक्चर में हमारे। और पहला कोड लिख के देखेंगे, जो कि ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड होगा, क्योंकि वही होता है, उसी से 2 करोड़ के पैकेज लगते हैं लोगों के, हेलो वर्ल्ड। तो चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन राधे राधे, अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना, मौज मारो।